उसका टिकट नहीं लगेगा ना, उसको अच्छा वही इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू। सबसे इजी स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जो कहाँ कहाँ काम आएगा ये देखो। एक तो तुम्हारा, ठीक है, में तो यही होता है ना, नेट वैल्यू कॉस्ट पूरा हमको है। अच्छा तो फिर भी ठीक है। तो अकाउंट्स में दूसरा कॉस्ट में भी काम आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तीसरा अकाउंट्स में जैसा फाइनल अकाउंट का चैप्टर हुआ, ठीक है, और तुम्हारे क्या कहते हैं कंसाइनमेंट हुआ। सीएमए का बुक में कंसाइनमेंट का एक भयानक सवाल है, तो सवाल भयानक नहीं है, क्वेश्चन है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का बहुत बड़ा जलवा देखने को मिला है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का बहुत बड़ा जलवा देखने को मिला है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। हाँ, इंट्रोडक्शन क्या है? आपको प्रॉब्लम हो रही थी जब तीनों को बुला के बैठा के बना दीजिए। रिकॉर्डिंग नहीं है ना, इसके पहले भी रिकॉर्डिंग पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे? Accounting treatment for inventory is prescribed in AS to revise the valuation of inventory, which provide the guidance for determining the value of inventory are carried in financial statement until revenue are recognized. It also provides the guidance on the cost formula that are used the assigning cost to the inventory and write down thereof a net realizable value. ये पहला जो पैरा है ना, ये पहला पैरा प्रूडेंस कंसेप्ट का ही नतीजा है। क्या बोल रहा है पहला पैरा? द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज इज प्रिस्क्राइब्ड इन AS2, ठीक है, रिवाइज चेंज हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विच प्रोवाइड द गाइडेंस डिटरमाइनिंग द वैल्यू at which the inventory are carried in the financial statement until the related revenues are recognized. It also the guidance on the cost formula that are used, assign the cost of inventory and write down thereof net realizable value. देखो खुल के तो नहीं बोला, लेकिन इसमें भी एक बात बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा सेकेंड लाइन पढ़ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट until the related revenue are recognized, जब तक बेचेंगे नहीं तब तक रेवेन्यू वैल्यूज पे उसको रिकॉर्ड करेंगे नहीं। अब दूसरा चीज क्या रहा है, और यही रीजन है कि हम लोग उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि कम से कम क्या दाम उसका मिल पाएगा, यानी कि लॉस को पार्टिसिपेट करना है। इस स्टैंडर्ड में कितना का स्टॉक लेके जाना है, स्टॉक का नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, वो सब बताएगा। सबसे पहले बात आता है इन्वेंट्री। हालांकि एक बात याद रखना, इन्वेंट्री स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ चैप्टर एंड होने के बाद आप बताएंगे। AS2 क्या बोल रहा है? AS2 रिवाइज डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्रीज आर एसेट। पहला, फॉर सेल ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, किस चीज को हम लोग इन्वेंट्री का पार्ट मानेंगे? किस चीज को हम लोग इन्वेंट्री का पार्ट मानेंगे? मेरे गोडाउन है, ठीक है, गोडाउन में यहाँ पे पूरा रॉ मटेरियल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? रॉ मटेरियल। और इस साइड ना समझो एक तरह से डाइस रखा हुआ है। डाइस क्या होता है? डाइस होता है कलर डिजाइन ग्रेडिंग देने के लिए, कपड़ा या किसी भी चीज के लिए, वो मशीन का एक पार्ट होता है, जैसे जैसे खराब होता है उसको चेंज करते हैं। जैसे कि ऐसे समझो कि जो प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग, उसमें जो यूज होने वाला होता है वो कार्ट्रिज, बात समझा तुम? तो इस तरह से डाइस होता है। तो चीज क्लियर कर रहा है कि यहाँ इन्वेंट्री का मतलब उसका बात हो रहा है जो चीज आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए रखें, यानी कि रॉ मटेरियल को यहाँ पे इन्वेंट्री कहा जा रहा है। इसके अलावा कोई भी चीज आपके वेयर हाउस में पड़ा है
वो इन्वेंट्री नहीं है। बात समझ में आया? तो दूसरा, इन द प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, या तो वो चीज जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आए, बात समझ में? तो और उसको सेल किया जा सके, उसको क्या किया जा सके? सेल किया जा सके। थर्ड, for the consumption of the production goods sales and including the maintenance supply consumable other than the machine spare, जैसा भी हम बात किए, वो सारा चीज जो कि प्रोडक्शन में यूज होता है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे कि मशीन का स्पेयर पार्ट। अब एक बात बताते हैं, मशीन में एक नट है कि स्पेसिफिक टाइप का मशीन, उस पर स्पेसिफिक टाइप का नट्स लगता है, जो नट हर 15 दिन पे चेंज करना कंपलसरी है। तो हर 15 दिन पे उसका कंजम्पशन हो रहा है, तो उसको हम लोग स्टॉक मान लें, इन्वेंट्री मान के उसका यहाँ पे, तो बात यहाँ पे होगा ही नहीं। बात सुन रहे हैं? तो हर 10 दिन बाद मशीन को ऑयलिंग करना पड़ता है, ऑयलिंग मशीन ऑयल आता है ना मशीन का, तो उसको हम लोग इन्वेंट्री मान लें। ये सब क्या है? ये सब मशीन से रिलेटेड, मशीन पे रेगुलर लगने वाला खर्चा, बट स्टॉक या इन्वेंट्री नहीं है। Inventory encompasses the goods purchased and held for resale. For example, merchandise goods purchased by the retailer and held for resale, or land and the other property held for resale. Inventory also include the finished goods or work in progress being produced. अच्छा, इन्वेंट्री में एक चीज तो पहले क्लियर किया कि रॉ मटेरियल आता है, फिर करा और दो चीज, फिनिश गुड्स भी आता है। क्या आता है? और WIP। तो इन्वेंट्री का मतलब तीन चीज हो गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। बात समझ? इसमें भी थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 को समझना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला था कि सबके लिए सेम तरीका नहीं बन सकता। मेरे लिए ये घर क्या है? एसेट्स है, लेकिन जो इंसान रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा है उसके लिए घर क्या होगा? जो डेली घर खरीद रहा है, बेच रहा है, अगर उसका 10 घर है तो उसके लिए क्या है? स्टॉक। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत? अच्छा, हम एक नॉर्मल इंसान है, हम 10,000 शेयर खरीद के रखे, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, लेकिन हम डेली सुबह उठते हैं और शेयर खरीदना बेचना स्टार्ट करते हैं, दैट इज माई स्टॉक। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत? by enterprise including a material maintenance, ठीक है, consumable, loose tool awaiting using for the production inventory do not include a spare part, servicing equipment, standby the equipment which made the definition of the property plant equipment AS10। वो कोई भी चीज नहीं आएगा जब आप लोग AS10 पढ़ोगे, जो कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जो कि फिक्स एसेट्स के काम में आता होगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तुमको फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड ऑफ AS2, इन सारे चीज को तो सीधा सीधी हटा दिया गया है। क्या क्या चीज है? वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द कॉस्ट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बीइंग कवर्ड अंडर द AS7, अकाउंटिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेंट्री हेल्ड यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन, सीमेंट लाइंग एट द साइट। बोल रहा है कि जब कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहा है और मान लो सीमेंट आपका रखा हुआ है, वो आपका स्टॉक में काउंट पहले एक्सक्लूड कर दिया है। क्लियर है बात? क्योंकि आप अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हो तो आपका स्टॉक क्या है? बिल्डिंग, घर वगैरह, बस है ना। तो उसमें सीमेंट कहां से आ गया? क्लियर है ये चीज? work in progress arising in ordinary course of business for service provided, cost of providing part of service, for example a shipping company, fuel and store not consumed at the end of the accounting period in inventory, but not the cost of the work in progress. Work in progress may be arise different other than service, software development consultancy, मेडिकल सर्विस, मर्चेंट बैंकिंग एंड सो ऑन। ऐसा बहुत एग्जांपल मिलेगा। सबसे अच्छा शिपिंग कंपनी, जहाज होता है ना, जो जहाज यहाँ से सामान लेके दूसरा दूसरा जगह जाता है,
उसका भी अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर जिस एंड हो रहा है उसके पास भी फ्यूल तो होगा ना उसके टैंक में स्टोर करके, आया ना पास में तो वो बताओ, ये बताएगा कि मेरे पास 10 तो जहाज है कि ये बताएगा कि 10 तो जहाज में 10-10 लीटर तेल है? 10 जहाज बताएगा ना। तो वो तेल तुम्हारे स्टॉक का पार्ट, बस में तुम शेयर डिवेंचर और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड should noted these are excluded from the scope of AS13। शेयर डिवेंचर को तभी हम लोग मानेंगे स्टॉक है जब वो AS13 में नहीं आता होगा। AS13 इन्वेस्टमेंट है। अब बात समझो, अभी हम थोड़ा देर पहले बोले कि अगर हम एक ऐसे इंसान है जो शेयर खरीद खरीद के छोड़े तब तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। अगर हम ये इंसान है जो डेली शेयर खरीदते हैं डेली बेचते हैं तब तो मेरा स्टॉक हो गया। यानी कि अगर हम ये शेयर खरीद खरीद के छोड़े जो कि हम छोड़े हैं, रियलिटी में हम शेयर खरीद के रखे हम उसको डेली बेचते हैं नहीं, तो हम कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे उसके? AS13 इन्वेस्टमेंट। लेकिन डेली सुबह उठ के हम शेयर खरीद रहे हैं और डेली शाम को शेयर बेच रहे हैं, तब हम कौन सा अकाउंटिंग होते हैं? Producers inventories of the livestock, agriculture, forest product and mineral soil और gases। अच्छा ये क्या होता है पहले ही बताया, सर्च करो, पहले ही बताया। हाँ, गाय बकरी ये तो असल तो to extend are measured as the net realizable accredence which establish the practice in this industry, where sales is assured under forward contract or the government guarantee or under the homogeneous market existing are negligible risks of failure to sell। ठीक है, करा ये सब भी नहीं आता क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, गवर्नमेंट डिसीजन लेता है कि क्या क्या होगा, हाट पे बिकता है, हाट का रेट क्या कहते हैं गवर्नमेंट एजेंट्स डिसाइड करता है, उसका कहने का वो मतलब है। ये सब कुछ चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। इन्वेंट्री में नहीं आया। और आया तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस पे। ठीक है, देखो द टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ बिजनेस। आपका इन्वेंट्री क्या होगा ये आपका नेचर ऑफ बिजनेस बताएगा। द इन्वेंट्री आर ट्रेड कंसर्न consists primarily of the product purchased for resale in their existing form. It may also have an inventory supply of the weaving, wrapper, carton and stationery। ठीक है, the inventory of the manufacturing concern of the several type of inventory raw material which come part of the goods to the produce part and the factory supply work in process partially completed product in the factory and of course finished goods। यहाँ पे तुमको दो एग्जांपल दे दिया। अगर आप ट्रेडर है, ट्रेडर किसको बोलते हैं? दिमाग में आएगा जो शेयर ट्रेडिंग करता है, नहीं, ट्रेडर उसको कहते हैं जो सामान बेचता है। मैन्युफैक्चरर उसको बोलते हैं जो सामान बना के बेचता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट रिटेलर ट्रेडर से हाँ, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये तीनों ट्रेडर है। बना नहीं रहा, सामान खरीद के केवल बेचता है, बस है ना। तो दिक्कत प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर है, बस क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट परचेज फॉर रीसेल, जो आप प्रोडक्ट खरीदे हैं बेचने के लिए, इन द एग्जिस्टिंग फॉर्म, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में बेचोगे, फॉर्म चेंज के नहीं बेचोगे। इट ऑल्सो हैव एन इन्वेंट्री ऑफ सप्लाई। उसका इन्वेंट्री दो चीज है, एक पहला इन्वेंट्री तो उसका जो सामान खरीदा बेचने के लिए, इसके अलावा प्लास्टिक बैग, पैक करने के लिए सामान, ये सब भी उसका इन्वेंट्री में काउंट होगा जो ट्रेडर है। और वही बता रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग वाले का तीन चीज आ जाता है, एक तो आ जाता है रॉ मटेरियल, एक आ जाता है WIP और एक आ जाता है देखो फिनिश गुड्स। बस समझ आया? तो देखो दो जानकारी अगर हो गया ना, तुम अगर ट्रेडर के पास जाओगे तो उसके पास WIP बोल के कुछ नहीं है, उसके पास रॉ मटेरियल बोल के कुछ नहीं है, जो उसका फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स खरीदा है, फिनिश गुड्स
बेचेगा। लेकिन ये तो 3 फॉर्म में सामान रखना, रॉ मटेरियल खरीदा है, WIP बनाया है, फिर फिनिश गुड्स करके बेचे। At the year end, every business entity need to ascertain the closing balance. साल के अंत में हर बिजनेस को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री निकालना पड़ता है, विच कंप्राइज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। इसमें 3 चीज होता है और मिसलिनियस आइटम भी होता है, जैसे ट्रेडर के लिए बताएं वो जो सामान खरीद के लिए बेचने के लिए, प्लस पैकिंग मटेरियल जो उसके पास पड़ा हो इन्वेंट्री का पार्ट है। द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एग्जांपल, स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, closing WIP, closing finished stock is a part of the cost included in the current accounting period that is carried over the next accounting year. ये भी पता हम लोग को next accounting year में जाता है। Likewise, the cost of opening inventory is a part of the cost included in the previous accounting period that brought forward in the current accounting. क्या रहा है कि इन्वेंट्री, द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट इंक्लूडिंग इन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो पिछले साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री था वो इस साल को ओपनिंग तो बनेगा, लेकिन और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, इस साल को सिर्फ वो ओपनिंग नहीं बनेगा, वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। याद करो जब कॉस्ट शीट बनाते थे तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करते थे, बस ना, तो वो इस साल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तो पार्ट ही ना बन रहा है पिछले साल का। Such cost must be acquisition and cost included in the beginning, the assets to their present location of inventory, freight incurred, carry material to the factory, and condition of the inventory. Example, cost of input to convert the material into finished goods. The cost incurred for maintaining the inventory, example, the storage cost, do not generate any extra economic benefit. अब ये भी चीज समझना है कि इन्वेंट्री के ऊपर 2 तरह का खर्चा लगता है, एक से हमको इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होता है, एक से हमको इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं होता। अब क्या होता है इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होना? इकोनॉमिक बेनिफिट किसी चीज को संभाल के रखना, यानी जो उसको रखे हम, जो उसके ऊपर स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है, कैरिंग कॉस्ट लग रहा है, उससे हमको कोई अलग से फायदा बस में, लेकिन उसके ऊपर जो लेबर लग रहा है, रॉ मटेरियल के ऊपर लेबर लग रहा है, उससे हमको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, लेबर होगा, उसका शेप साइज यूटिलिटी फॉर्म चेंज होगा, और चेंज होगा मार्केट में बेचेंगे तो उस चीज का पैसा मिलेगा, आपको कैरी करने का पैसा नहीं मिलेगा। अब तुम सपोज करो किसी दुकान में जाते हो और बोलते हो हमको XYZ प्रोडक्ट, बोले प्रोडक्ट तो देंगे, प्रोडक्ट 100 रुपए का, क्योंकि 3 महीना से हम दुकान में संभाल के रखे थे, इसका ही पैसा देंगे, देगा? दोगी पैसा? ऑब्वियसली नहीं देंगे। तो आपका स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट क्या है? नॉन इकोनॉमिकल बेनिफिट कॉस्ट है, और उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला नहीं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बहुत क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? क्योंकि वो डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करता है। क्या करता है? इंपैक्ट, प्रभाव क्रिएट करता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब जैसे देखो एग्जांपल, 100 रुपया ओपनिंग है, 1000 रुपया तुम्हारा परचेज है, ठीक है, 2000 रुपया सेल है, और तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है 100 रुपया, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1000। ओपनिंग प्लस परचेज क्लोजिंग सेल्स, यहाँ पे जीपी कितना आ जाएगा? 1000। कोई दिक्कत?
अगर क्या हो हम इसको 100 की जगह 200 लिख दे तो तब मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा 1100। अगर क्या हो अगर हम इसको 200 की जगह मात्र 50 रखते हैं तब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 950। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि दो चीज प्रॉफिट पे सीधा सीधी इंपैक्ट क्रिएट करता है। एक तो सेल्स जो कि हम लोग को पता है और दूसरा एक और चीज है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने और घटने से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा और घटेगा। तो सीधा सीधी इंपैक्ट क्रिएट कर यही बात इस पैरा में समझाया है। तो बहुत जरूरी है कि आप स्टॉक को ठीक है sold, hence the higher is the profit. The principle of the prudence demand no profit should be anticipated. जैसा हम बोले थे कि प्रॉफिट हो गए बात तो ठीक है प्रॉफिट को भी दिखा नहीं जा सकता। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री is less than the inventory cost. The inventory is valued at net realizable value. The reported profit in the anticipation of loss. On the other hand, the net realizable value of inventory is more than the inventory cost. The anticipated profit is ignored and the inventory is valued at cost. In short, inventory is value lower of cost and net realizable value. दोनों में से जो छोटा होगा उस पे हम लोग लेते हैं। कोई दिक्कत? इसके पहले वाले में भी हम लोग एग्जांपल पढ़े थे। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक हो गया रॉ मटेरियल, एक हो गया फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी। अच्छा एक बात किसका करना चाह रहा है? मैन्युफैक्चरिंग का। क्योंकि भाई ट्रेडिंग के लिए तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ट्रेडिंग के लिए वो सामान रहता आता है बिकता उसको कोई मेहनत डब्ल्यूआईपी वगैरह नहीं। रॉ मटेरियल क्या बोल रहा है? एट कॉस्ट इफ द फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट अबव कॉस्ट अदरवाइज एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखो भैया इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। इन्वेंट्री का मतलब तीन चीज होता है, एक होता है तुम्हारा रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश गुड्स, एक होता है डब्ल्यूआईपी। अगर बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल तो आप उसको एट कॉस्ट पे लिखो। किस पे लिखो? मतलब जितना मैं खरीद के लाया उस बात पे उस पर रिकॉर्ड करो। क्यों उस पर रिकॉर्ड करो? इफ द फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट हायर और अबव द कॉस्ट। आप जो रॉ मटेरियल खरीद के लाए हैं अगर उसको उसके दाम से ज्यादा में बेचते हो तो कॉस्ट में लिखो। किस में लिखो? क्योंकि अगर उसको उसके दाम से ज्यादा में बेचते हो यानी कि नेट रियलाइजेबल खरीद के लाए 10 में अब बेच रहे हो 15 में तो जो उससे रियलाइज होगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। खरीद के लाए थे कितना? 10 में, तो 15 और 10 में लोअर कौन है? अदरवाइज एट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। किस पे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब क्या हो? खरीद के लाए 10 में, रात को दाम हो गया 8 रुपए। अगर अब हम उस सामान को लेके जाएंगे वापस देने दुकान को तो 8 रुपए का रेट लगाएगा। तब रिप्लेस करने जाएंगे तो कितना मिलेगा? 8। 10 खरीदे थे और अब रियलाइज कितना हो रहा वैल्यू? 8। दोनों में से कम क्या है? बात समझ में? तो कोई दिक्कत इसमें? रिप्लेसमेंट वैल्यू आ जाते हैं। फिनिश गुड्स लोअर ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू सेम बात। लेकिन कॉस्ट में क्या? कॉस्ट में तीन कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। कितना में दाम खरीदे, कितना में खरीदे, कितना कन्वर्ट करने में लगा और भी कोई खर्चा लगा होगा वो। ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? सेलिंग एक्सपेंसेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन माइनस करने के बाद। क्या कह रहा है? रियलाइजेबल वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंसेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन। उस सामान को बनाने में जो दाम लगा होगा ठीक है उसको हटा करके। एक एग्जांपल देखो, पार्टली फिनिश्ड यूनिट का मतलब क्या हुआ? जो अभी बना 150 रुपया। द यूनिट कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाई फर्दर एक्सपेंडिचर 100 रुपया। वो सामान कब बन के पूरा तैयार होगा? अगला साल, जब उसमें और 100 रुपया खर्चा हो जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया? 250। सब्जेक्ट टू पेमेंट 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग। जिस वक्त भी बेचेंगे 4% क्या देना पड़ेगा? ब्रोकरेज पक्का है। assume that the party finished unit cannot be sold in semi finished form and its NRV is 0। और NRV क्या दिया हुआ है? 0 without processing it further।
द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब एनआरबी 0 दिया हुआ था, क्या 0 लिखते हैं? हाँ, देखो क्या किया है। नेक्स्ट ईयर तक सामान कितना का हो जाएगा? 250 रुपए का। हो सकता है बिके कितना में? हो सकता है बिके कितना में? 300 में, 400 में, उससे मतलब नहीं है। फिलहाल सामान नेक्स्ट ईयर होगा 250 का। अभी 20-100 रुपए सामान पे खर्चा करना बाकी है, यानी कि सामान का भी असली औकात 150 है। ये पहले ही से पता था हम लोग को। अच्छा, हो सकता है कि आधा अधूरा बना सामान कोई हमको 200 रुपए दे करके ले जाए, जा सकता है ना? बस ना तो, लेकिन हमको पता है कि जब भी वो लेकर के जाएगा तो 200 में भी लेके जा सकता है, 250 में भी लेके जा सकता है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट को तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग उसको 150 में ही लिखेंगे। कितना में लिखेंगे? 150। लेकिन एक बात और है, जब भी वो लेके जाएगा हमको पता है उसमें 4% ब्रोकरेज रखना, क्योंकि नियम है, तो इसका 4% ब्रोकरेज निकाल सकते हैं। तो 140 रुपए हुआ। अब 140 और 150 दोनों में से लोअर कौन है? तो सिंपल सा, और यही चीज है कंसाइनमेंट का जो सवाल हम कह रहे थे, ये सेम है जो हम लोग कंसाइनमेंट चैप्टर करेंगे, सीएमए में दिखाएंगे। सामान का दाम सीधा सीधा, हमको इतना लफड़ा करना भी नहीं था। सामान का दाम सीधा सीधी 150 था, और उस पर 4% मेरा चल जाता, तो कितना होता है? 140। तो ये हो गया मेरा एनआरबी। क्या हो गया? एनआरबी। और मेरा कॉस्ट क्या हो गया? अभी तक जो खर्चा लगा है 150, विच एवर इज लोअर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तीन चीज अलग अलग है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग इन्वेंट्री इनटू द प्रेजेंट लोकेशन, प्रेजेंट कंडीशन। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब होता है जितना में सामान खरीदे, जितना में सामान को कन्वर्ट, लेबर लगा तुम्हारा, और भी जो खर्चा लगा वो, उसके बाद वो सारा खर्चा जो सामान को प्रेजेंट लोकेशन तक पहुंचाने में लगा है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बात समझ आते? फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ये फोन 12,000 रुपए का, ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ परचेज। क्लियर है बात? इस पे कंपनी पैकेजिंग में खर्चा किया, अलग से किया फ्लिपकार्ट 100 रुपया, तो क्या हो गया? 12,000। एक पर्सनल डिलीवरी चार्ज लिया 30 रुपया, मतलब करंट लोकेशन तक, करंट कंडीशन में पहुंचाने के लिए 30 रुपया। अब इस फोन का दाम क्या हो गया? 130 रुपए। ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बात समझा? तो हाँ ना, वही कॉस्ट ऑफ परचेज, ये तो तुमको अच्छा से पता है। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये 12,000 रुपए सिर्फ फोन का दाम है क्या? इसमें जीएसटी इंक्लूड करके 12,000 रुपए फोन का दाम। बात समझा? तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन किसको कहते हैं? अभी हम बोले जैसे डायरेक्ट लेबर, है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लेबर है किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए। घर में आटा आया है, रॉ मटेरियल, अब आटा पे जब लेबर लगेगा, मेहनत लगेगा, तब वो आटा से क्या होगा? रोटी बन पाएगा, हाँ या ना? तब ना उसका फॉर्म साइज सब चेंज होगा। तो तीन अलग अलग चीज होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अलग है, कॉस्ट ऑफ परचेज अलग है। लेकिन एक चीज जरा समझना, अगर कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को अगर जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हाँ, अदर खर्चा भी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो एक ही दिया ना, डायरेक्ट लेबर, और भी तो बहुत सारा हो सकता है। अब एग्जांपल और सुनो, आटा खरीद के आया हुआ है मेरा, रेस्टोरेंट है, ढाबा टाइप का, आटा खरीद के आया हुआ है, दैट इज कॉस्ट ऑफ परचेज। आटा मेरे पास 30 रुपया खरीद के आया हुआ है, इस 30 रुपया का आटा से, ठीक है, रोटी बन के तैयार हुआ है 300 रुपया का, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। और जब तुम 300 रुपए का रोटी बता रहे हो 30 रुपए का आटा से, तो तुम कैसे बता रहे हो? हाँ, तो कैसे बता रहे हो? अब हम एक एस्टिमेशन खाली मार रहे हैं, मतलब ऐसा मतलब कि हम कुकिंग क्लास देने बैठे हैं। हम एक बात बता रहे हैं कि मान लो, अच्छा तुम्हें तो बता दो, 1 केजी आटा में नॉर्मल साइज में कितना रोटी बन जाएगा? नहीं पता मुझे। 50। साथ नहीं बनता है।
एक केजी आटा में हार्डली 20 से 25 रोटी। 25 रोटी बनता है, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। चलो 25 रोटी बनता है, 30 रोटी ले लेते हैं, ठीक है। पर रोटी 10 रुपए का, मार्केट रेट के हिसाब से 300। हो गया ना, बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? और आटा खरीदा 30 रुपए केजी, आ गया। लेकिन अब ध्यान सुनना, ये हाँ हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, हम फिर बोले कि किचन मत बताने लगना हमको यहाँ पे। ये तो अब ये बात, इसमें एक छोटा सा कमी है। ये जो हम 10 रुपए करके बोल रहे हैं, ये 10 रुपए जरा बता देना क्या है, तो हम बोलेंगे रेवेन्यू है। क्या है? यानी कि सेलिंग प्राइस। बोल नहीं नहीं नहीं, आप अपना टोटल कॉस्ट रखिएगा, आप रेवेन्यू नहीं रखिएगा। रेवेन्यू में तो प्रॉफिट इंक्लूड है ना। तो हम बोले अच्छा, तो इसमें से हम जैसे ही प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट। तो मान लो कि मेरा कॉस्ट पड़ता है 8 रुपए, प्रॉफिट था 2 रुपए। कॉस्ट 8 रुपए कैसे? पर पे कुछ आटा लगता है, लेबर लगता है, गैस लगता है, बात समझ में? तो उसको क्या कहते हैं, इस कंटेनर में पैक करके रखना पड़ता है कि ठंडा जल्दी से ना हो जाए। वो सारा खर्चा इंक्लूड करने के बाद, तो एक तो मटेरियल का कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया, उसके बाद उसको रोटी की बनाने के लिए जो जो खर्चा लग रहा है वो कन्वर्जन कॉस्ट हो गया। दोनों को जब मिला देंगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आएगा। क्या आएगा? ABC has a plant and its capacity to produce 1 lakh unit a product per annum. Expected the fixed overhead is 18 lakh. The fixed overhead on the basis of the normal capacity is 18 lakh divided by 1 लाख, पर पे आएगा 18 रुपए। पर ध्यान से देख लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में, अलग अलग केस दिखाया है। सबसे पहला केस क्या है? कह रहा है एबीसी लिमिटेड हैज अ प्लांट विद द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट। कितने यूनिट बना सकते हैं? 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोड्यूस पर एनम, एंड एक्सपेक्टेड फिक्स्ड ओवरहेड 18 लाख लगेगा। यानी कि पर यूनिट में कितना लगेगा? 1 लाख यूनिट आप बना रहे हो, टोटल फिक्स खर्चा 18 लाख, पर यूनिट पे 18 रुपए लगेगा, करेक्ट। लेकिन अगर क्या हो, ध्यान से देखना, केस 1 एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस, वो अमाउंट हमें तो ऊपर होता है यूनिट टीचर। अच्छा, on the basis of the normal capacity and the actual overhead will lead to the same figure। अगर सच में आप भैया 1 लाख प्रोडक्शन कर दिए तब आप जो सोचे थे वैसा हो जाएगा। पर पे 18 रुपए लगेगा। कितना लगेगा? 18। तो अब जरा सोच के चलो, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल अपना ऐड कर रहे हैं कि हम सामान खरीद के लाए थे 20 रुपए में, ओवरहेड लग गया 18 रुपए, तो क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ परचेज। और ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो ये मेरा क्या हो गया? 38 रुपए। ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बात समझे तो? अच्छा, अब जरा केस 2 देखते हैं। अगर 90,000 यूनिट बनता तो क्या हो सकता था भाई? एक बार एक वक्त ना बोले किसी भी रीजन से, तो क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन इज 90,000 यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड इज नॉट गोइंग टू चेंज। फिक्स्ड ओवरहेड तो चेंज, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 18 लाख डिवाइडेड बाई 90,000, 20 रुपया पर यूनिट। बात समझा तो? 20 रुपया पर यूनिट। अब ध्यान से देखना आएगा, hence the value of inventory at 20 रुपए each fixed overhead purpose, it will be overvalued and the losses of 1,80,000, sorry 1,80,000 will also be included in the closing inventory, leading to the higher gross profit actually earned। Therefore it is the advisable to include the fixed overhead per unit on the normal capacity, ठीक है, and the rest 1,80,000 should be transferred the profit and loss account। क्या बोलना चाह रहा? सेकंड पैरा में बहुत अच्छा समझना चाह रहा है कि देखिए आप लोग तो हमेशा मैथ पढ़ते हैं, मैथ पढ़ने के अनुसार बिल्कुल सही काम करेंगे कि 90,000 यूनिट बना तो 18 लाख को भागा दे देंगे, तो पर का 20 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 का। बताओ, स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया?
18 रुपए लगेंगे इतना पर यूनिट में। तो आपकी बेवकूफी से 10,000 यूनिट नहीं बन पाया, हाँ या ना। और अगर हम 20 रुपए करके लगा देंगे, अगर हम 20 रुपए करके लगा देंगे तो स्टॉक क्या जाएगा, 2 रुपए से ओवर वैल्यू। और स्टॉक को ओवर वैल्यू करके रखना है क्या, स्टॉक को कम से कम दाम पे रखना है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू पे लगाओ, यानी कि 18 रुपए पे लगाओ, और जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि 10 के जगह डिफरेंस क्रिएट होगा, उसको लॉस बोल के पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा। बात समझ में क्या बोलते लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिक्कत के बाद क्लियर है चीज, बात में। अगर क्या हो 1,20,000 यूनिट बन जाए, तो अगर गलती से 1,20,000 यूनिट बन जाएगा तो पर यूनिट का खर्चा पड़ेगा 15 रुपए, जो कि एक्चुअल कितना पड़ेगा, 18 रुपए। अब इस केस में क्या होगा, हेंस द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 18 रुपए fixed for the purpose we are adding the element of the cost of inventory actually has not been incurred at 18 रुपए पर यूनिट। टोटल ओवरहेड इज 21 रुपए 21,60,000। अब अगर ओरिजिनल वैल्यू लगा दिया 18 रुपए, तो क्या हो गया, 18 इंटू 1,20,000 करो, 18 इंटू 1,20,000 21,60,000। Where the actual fixed overhead expenses is only 18,000, therefore advisable to fix overhead on the actual basis 1,20,000 into 15। देख रहे हैं मैटर क्या है, जिस वक्त लॉस हो रहा था, जिस वक्त लॉस हो रहा था, जिस वक्त हम लोग 1,00,000 की जगह 90,000 यूनिट बनाए, तो हम लोग के पास दो रेट सामने आए। कौन सा रेट सामने है, 18 और 20, दोनों में से कौन सा लिए, 18 लिए थे ना। और जब अब सम बना ले तो अब दो रेट आ रहा है, 15 और 18, अब कौन सा दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं ना। तो इट मीन क्या देना, म्यूचुअली फिर से प्रूव हो गया। क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट पूछना यूनिट बढ़ जाए तो रेट, यूनिट बढ़, हाँ रेट कम लेंगे। और दूसरा बात इसमें एक और हिंट है, जो फिक्स ओवरहेड है वो 18 लाख है, फिक्स ओवरहेड चेंज होता नहीं, तो तुमको कैसे भी घूम फिर के उसको चेंज होता है। हाँ, तो तुमको कैसे भी घूम फिर के उस 18 लाख का लिमिट पे यहाँ कट रखना है। बात समझा, दिक्कत जो दिक्कत पक्का। अच्छा, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्या होता है तुम लोगों को पता है, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का मतलब हम कंपनी में एक प्रोडक्ट बना रहे थे, प्रोडक्ट एक्स, उसके संग एक और उसका छोटा भाई निकल गया एक्स वन। एग्जाम्पल ले लेते चलो, हम लक्स साबुन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसका परफेक्ट साइज शेप सब कुछ उसमें रॉ मटेरियल डाल दो, डालने के बाद सब कुछ करने के बाद साबुन तो निकला, ठीक है 500 की, उसके साथ 50 कितना छोटा 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 साबुन, जो साबुन वो मतलब कंपनी में ही यूज हो सकता है, ऐसा भी वॉशरूम वगैरह जाने वाने के लिए यूज होता है। बात समझा, तो दिक्कत या तो बहुत पतला पतला लेरी साबुन का बचा, तो उसको स्टेपल करके पेपर को बना दिया, इंटेंशन नहीं था प्रोडक्ट बनाने का, वो प्रोडक्ट बन गया, मेन प्रोडक्ट बनाते वक्त। तो दो प्रोडक्शन वो बना जॉइंट प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट इंटेंशन नहीं था फिर भी बन गया, दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। क्लियर है बात, तो दिक्कत इसमें। अच्छा अदर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट में दो वर्ड आ रहा था, लेबर और अदर कॉस्ट, इतना सारा अदर कॉस्ट है। और इसके अलावा उसी अदर कॉस्ट को नीचे इतना अच्छा से डिस्क्राइब किया, क्या है देखो, कन्वर्जन कॉस्ट तीन तरह का होता है, फैक्ट्री ओवरहेड,
डायरेक्ट लेबर और ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर का तो कोई और पार्ट है नहीं, डायरेक्ट लेबर मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। पहले बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में दो खर्चा आता है, एक फिक्स खर्चा और एक फिक्स खर्चा। मतलब क्या हो गया, फिक्स खर्चा एट नॉर्मल कैपेसिटी पे ही हमेशा होना चाहिए। अभी हमने देखा ना 18 करके दे रहा, कैसे भी इसको 18 लाख पूरा करना था। दूसरा एट, और जो फिक्स एक होता है एट एक्चुअल प्रोडक्शन। वेरिएबल में क्या होता है, एट एक्चुअल प्रोडक्शन। वेरिएबल में तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो वेरिएबल को जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा। क्लियर ये थी। नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो है डायरेक्ट लेबर हो गया ज्वाइंट कॉस्ट में। ज्वाइंट कॉस्ट में आता है मेन कॉस्ट, ठीक है, या फिर ज्वाइंट कॉस्ट और बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट। एक होता है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन और सेल्स वैल्यू एट कंप्लीटेशन। मेजर एट एनआरबी, एनआरबी इज डिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट मेन ज्वाइंट प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट कॉस्ट में चैप्टर और जो नीचे तीनों लिखा तीन तरह का मेथड है। क्या है, मेथड है। तीनों का एक एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है, इस तीनों का। किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रोडक्शन के लिए बात ध्यान देना, दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू। जब आप प्रोसेस वन से प्रोसेस टू की तरफ मूव करते हैं तो आपको प्रोसेस वन के एंड में ही पता चल जाता है कि आप तो प्रोडक्ट ए बनाना चाहते थे लेकिन गलती से प्रोडक्ट ए वन भी बन गया। करेक्ट। तो अब प्रोसेस टू में जो भी खर्चा लगेगा आप डायरेक्ट देख सकते हैं प्रोसेस कि ए पे क्या क्या खर्चा लग रहा है और ए वन पे क्या क्या खर्चा हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्रोसेस वन के बाद से आपको पता चल जा रहा है, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन। क्या कहते हैं, जिस पॉइंट से अलग अलग हो जा रहा है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन। अब आप प्रोसेस टू में प्रोडक्शन करने के बाद पूरा प्रोडक्शन क्या हो गया, कंप्लीट। अगर आप यहां पे हिसाब किताब लगा रहे हैं तो इसको कहते हैं सेल्स वैल्यू एट कंप्लीटेशन। क्या कह रहे हैं, और अगर आप उसका यहीं पे हिसाब किताब लगाते हैं तो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन। जिस पॉइंट को लोग अलग अलग हुआ है, अगर वहीं पे हिसाब किताब लगाते हैं कि मेन प्रोडक्ट में कितना लगा है और बाई प्रोडक्ट में कितना लगा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन। जहां से प्रोसेस वन के बाद दिखने लगा था अच्छा ए और ए वन गलती से बन गया, और पूरा प्रोसेस टू करने के बाद आप लगाते हैं तो कंप्लीटेशन। और एनआरबी का मतलब कौन सा मार्केट में किस तरीका से बिकेगा उसके बेसिस पे हम खर्चा डिसाइड करेंगे। बात समझा। एनआरबी मेथड थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। लाइफ बॉय साबुन है, ठीक है, लाइफ बॉय का पेपर शॉप है। क्या है, पेपर वाला साबुन। ये बना है टोटल 10,000 पीस। ये बना है टोटल, पीसेस का बात करें, कितना बात कर रहे हैं, पीसेस का। ये बना है टोटल 15,000 पीसेस। ये 15,000 कैसे होते हैं, साबुन को जब जब शेप दिया जा रहा था, कटिंग करते टाइम ऊपर से हर बार हर पीस में दो दो लेयर निकल रहा था, तो 10,000 पीस में जाहिर सी बात है 20,000 लेयर निकला होगा, है कि नहीं, जिसमें 5,000 वेस्ट हो गया होगा, तो 15,000। अगर हम इसके हिसाब से देखें कि मेरा फैक्ट्री का रेंट कितना है बाबू, 25,000 रुपए, कितना है, तो क्या करें, लाइफ बॉय साबुन पे 10,000 लगा दें और इस पे हम क्या करें, 15,000 रुपए दाम लगा दें। ये सही टेक्निक है, ये तो गलत टेक्निक हो जाएगा ना। आपको इसके ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि आपका फैक्ट्री ज्यादा देर किस चक्कर में यूटिलाइज हुआ है, ये बनाने के चक्कर में। ये तो बनाने में बहुत कम टाइम वेस्ट आपका हुआ है, तो आपको वो बेसिस पे देखना पड़ेगा ना कि किसके लिए कितना नेट रिलायजेबल, किसके लिए कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना टाइम खर्च हुआ, बेसिस से बात हो गया। तो
देखो, allocation of the reasonable and the consistent basis. ये सारा खर्चा इग्नोर करके रखना है, कॉस्ट में नहीं जोड़ना है। क्या क्या चीज, एब्नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, ये नहीं जोड़ना है। स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि इससे कोई फायदा तो आपको है नहीं, तो स्टोरेज कॉस्ट जोड़ नहीं सकते हो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरहेड। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग इसके पहले इतना पढ़ा कर हमने उनको बताए थे कि इन्वेंट्री या तो प्राइम कॉस्ट पे लगता है या तो फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट पे तब जब लेबर इंटेंसिव हो, और फैक्ट्री पे तब जब कैपिटल मतलब मशीनरी इंटेंसिव हो। और यहाँ पे भी बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन को काउंट अभी नहीं करना है, ठीक है, नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग इन्वेंट्री द प्रेजेंट लोकेशन, क्योंकि वो खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा इस वजह से नहीं लग रहा है कि उसकी स्टॉक को जगह पे लाना है। बात सुना तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो सामान बिका नहीं जब तक, उस सामान पे हम कैसे मान लें कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा कैसे ऐड कर दो। बात सुना, जो सामान बिका नहीं अभी तक, अब एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, इधर अब प्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ 40,000 यूनिट का, और इधर अब 20,000 रुपए खर्चा किए हैं एडवर्टीजमेंट करवाने में। क्या करवाने में? एडवर्टीजमेंट करवाने। और एडवर्टीजमेंट करवाने का 20,000 यूनिट बिका है। अब तुम मेरे को बताओ, मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस वक्त प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा करके आए थे? 40,000, तो 20,000 रुपया कितना खर्चा करके आए थे? और कितना प्रोडक्शन बन रहा था तुम्हारे पास? 40,000 कितना प्रोडक्शन चल रहा है। एडवर्टीजमेंट करने का बिका कितना है? 20,000। तो बताओ 20,000 रुपए को किससे डिवाइड करोगे? 40,000 को कि 20,000? जितना बिका उतना डिवाइड करोगे कि भैया पर यूनिट को बिकवाने में अब 20,000 का एडवर्टीजमेंट किया था, 20,000 कुछ बिका है, यानी पर यूनिट को बिकवाने में 1-1 रुपए खर्चा हुआ है। कि जो सामान अभी बन रहा है, जो सामान बन के ब्रेक कॉस्ट पे एडवर्टीजमेंट लगा दोगे, तो ऐसे तो उसका कॉस्ट आसमान छू जाएगा। फिर अगला बार एडवर्टीजमेंट करवाओगे, फिर उस पर पिछले बार 1 रुपए छेल ही रहा है, इस बार का फिर 1 रुपए छेलेगा। बात है ना? तो जब तक वो सामान सेल नहीं होगा, तो तब तक उसका सेलिंग का खर्चा काउंट। बात क्लियर है ना? यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर है चीज? तो दिक्कत हम लोग एस टू पढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं, पूरा बुक पढ़ लो, सब पढ़ लो, फाइनेंस पढ़ लो, सब कुछ। एक कॉमन चीज पता है, लेकिन चीज पूछेंगे तो अभी सही किसी को नहीं पता, बहुत है। ठीक है, आईटीसी का इंटरव्यू पूछा गया था, टीचर का वीडियो पूछ रहा है, बाय 2 गेट 1 फ्री, 2 टी शर्ट खरीदने पे 1 टी शर्ट फ्री देंगे। इसका इसका इम्पैक्ट इन्वेंट्री पे क्या पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और कैसे पड़ेगा? आप बताओ। पूरा चैप्टर पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, सब पढ़ लो। बाय 2 गेट 1 फ्री, इसका वैल्यूएशन इसका क्या पड़ेगा? अब देखो कितना नॉर्म आता है, ये तो बात बहुत इजी करने के लिए जाहिर सी बात है। 2 के दाम पे 3 पे बेचा तो प्राइस ऑफ द जो प्राइस ऑफ द टी शर्ट वो घट जाएगा, इसे ही घटा देंगे। जस्ट फर्दर ऊपर देखा था कि कुछ भी हो जाए, ठीक भी ओवरहेड तो चेंज हो ही नहीं रहा, और टी शर्ट बनाने में कुछ भी ओवरहेड भी लगा। एग्जाम में सवाल नहीं है, ये आईटीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, ये स्टूडेंट वो तो नहीं ऑन द स्पॉट इतना खतरनाक न्यूज है। अब बोला कितना कॉमन क्वेश्चन पूछे, तो रात चलता है मॉल में लिखता ना, बाय 2 गेट 1 फ्री। इसका आंसर कुछ नहीं, इसका आंसर सिंपल था, वेटेड एवरेज मेथड, क्योंकि फीफो मेथड पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीसरा पीस गैप हो रहा है ना, तीसरा वेटेड लगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पूछेगा ना, ऐसे पूछ दिया डायरेक्ट। हाँ ऐसे डायरेक्ट पूछा, तो बताओ, हम वो वीडियो देख के आपको भेजेंगे, इसे इतना क्वेश्चन रहता है।
अच्छा, कॉस्ट फॉर्मूला का मतलब है कि इसका कहने का मतलब है कि किस कॉस्ट पे लगाना, और कॉस्ट पे लगाने के लिए दो टेक्निक बताया है। या तो ये बोला है फीफो, या तो वेटेड एवरेज कॉस्ट। द फॉर्मूला शुड बी रिफ्लेक्टेड द फेयरेस्ट possible approximation cost include the bringing the inventory to their present location and condition। FIFO मेथड और वेटेड मेथड दोनों में से एक मेथड यूज करना है, और कोई नहीं, एएस के अकॉर्डिंग। रिपीट वाला आ जाओ। A trader purchases certain articles, कुछ आर्टिकल खरीदा, कितना में खरीदा, 85,000। He sold some of the article for 1,05,000। कुछ आर्टिकल खरीदा 85,000, उसमें से कुछ आर्टिकल बेच दिया 1,05,000 में। The average percentage of gross profit is 25%। कितना है gross profit? 25%। On cost, opening stock of inventory 15,000, ठीक है। Cost of closing inventory बनाओ, बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होता है। कह रहा है कि सामान खरीदा है 85,000 का, कितना खरीदा है? 85,000 का। तो परचेज, टू परचेज लिखते हैं ना, 85,000 हो गया। कुछ सामान उसमें से बेच दिया 1,05,000 का, सेल करते हैं ना, बाई सेल। उसके बाद क्या रहा है, ओपनिंग स्टॉक था तुम्हारा 15,000 का, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहा है 25% ऑन कॉस्ट। तो पहले ये बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, उसके बाद निकलेगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट 21,000 कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट? ये जो दिया गया है, इसमें तो ये जो सेल है, इसमें तो आपका कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है ना। बोला है कि ग्रॉस मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट, तो 20% ऑन सेल नहीं होगा। एक मिनट नहीं तो वो दिखा दे रहा है, वही वाला नियम है जो जिसके बराबर है। 21,000 रुपया। तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ, जोड़ खड़ा कितना आ रहा है? बोला अब देखो, ये इस पे मुझे जैसे लग वैसे हो सकता है। ये दूसरे कहीं पे बेटा था हम बाहर हो जाते चार्टेड से देखिए ना कैसे बनाने का चार्टेड कॉपी तो ना ठीक है क्या कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आइटम 1 कितना इसी तरह से चीज दिया, 50,000 45,000, पीछे बड़ी
लोअर, लोअर 20,000 24,000 24,000 सॉरी 20,000 सॉरी। हाँ पॉलिसी डिस्क्लोज करना रहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बता रहा है कि अगर मेरे इन्वेंट्री के लिए कुछ डिस्क्लोज करना है तो क्या क्या डिस्क्लोज करना है वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे क्या क्या देख लो, क्या क्या इंफॉर्मेशन देना आपको जरूरी है। रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट, वर्क इन प्रोग्रेस कैसे करते हैं, फिनिश गुड्स क्या है, स्टॉक इन ट्रेड क्या, स्टोरेज स्पेयर क्या, ये सारे चीज का डिटेल्स देना जरूरी है। बात समझे तो, जैसे कि मान लो मेरा कंपनी अगर आमतौर पर मेडिसिन बनाता है तब तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला बात। 1 नंबर रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट, दवा बनाने के लिए एक कंपोनेंट नहीं कितना कंपोनेंट यूज हो रहा है। या फिर कोई भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट अगर मेरा कंपनी बनाता है तो कितना सारा उसके पीछे कंपोनेंट भी होता है। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉस्ट प्राइस को ही कहते हैं। लेकिन कुछ केस में हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट प्राइस चेंज हो जाता है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को लेकर के। क्या मतलब इसको बोलते हैं, अगर हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट बना करके लेकर के आए, उस वक्त उस मार्केट में जो वो सामान को खरीद के लाए और बेचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई 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 भी एक टाइप का जीन्स है, ठीक है, उस वक्त मार्केट में बहुत ट्रेंड में चल रहा था, बहुत ग्रोथ था, तो जिस वक्त हम खरीद के लाए और खरीद के लाने के बाद सीधे 1 साल का लॉकडाउन, 2 साल का लॉकडाउन लग गया। अब तो इन्वेंट्री इसी तरह कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा था। जब 2 साल बाद लॉकडाउन बंद हुआ, गोडाउन खुला, तब वो सारा स्टॉक, वो सारा जीन्स आउटडेटेड हो गया। आज वो सब जीन्स को जो हम 500 में खरीदे थे, कोई 250-300 में ज्यादा देने के लिए रेडी नहीं हो गए। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? और बेचने जाएंगे तो भाई बिक सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। अगर हम बेचने निकले तो हो सकता है कि बिक जाएगा 400 में, कुछ दे भी देगा 500, ऐसा होगा। बट फिलहाल 2-250 से ज्यादा नहीं मिला। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ट्रेंड की वजह से कपड़ा डेप्रिशिएबल हो गया, बात में तो वो स्टॉक बेकार हो गया। तो ये क्या कहते हैं, ट्रेंड की वजह से या फिर कोविड के आने की वजह से, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा। दूसरा चीज, जमीन के संग ऐसा होता है, बस में तो आप जमीन खरीदे हो 10 लाख में, बेच रहे हो 20 लाख में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस वक्त आप जमीन 10 लाख में खरीदे थे उसका दाम 10 लाख ही चल रहा है। हो सकता है मार्केट वैल्यू, ठीक है, 12 लाख चल रहा है। इंडेक्सेशन करके देखो, आज जब जो भूमि तुम बेच रहे हो 10 लाख के जमीन 20 लाख है, हो सकता है उसका इंडेक्सेशन वैल्यू मार्च में 16 लाख रुपए चल रहा हूँ, 4 लाख रुपए तुमको ज्यादा दे रहा हूँ, हो सकता है ये कुछ कोई दिक्कत। अच्छा, अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो मान लो मेरे घर का ये जो जमीन है, मान लो 20,000 रुपए कट्ठा खरीदे थे, 2 कट्ठा था 40,000 रुपए, करेक्ट। उस टाइम का मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग यही, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग यही वैल्यू दिखा रहा था। आज के डेट में मेरे को तो ये जमीन का 20 लाख रुपए देने के लिए रेडी है, लेकिन आज का फेयर मार्केट वैल्यू अगर हम इस जमीन का देखें तो 8-8 16 लाख रुपए ही हो रहा है। तो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट समझ में आया? एक इतिहास का खर्चा जो आपका खर्च हुआ था कभी, बात समझे आपको? कोई दिक्कत है इसमें? आज क्या कर रहा है, एक 40 रुपए और 28 रुपए, अब तुम बताओ क्या मिलेगा?
हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब दिमाग में जानना, ये जरूरी नहीं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट से कुछ मैटर चेंज होगा, मैटर वही रहेगा विच एवर इज 32 16 और 24 को 16 तो दिक्कत तीसरा एक्स कंपनी परचेज गुड्स एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ 40 लाख इन अक्टूबर 2011 टिल द मार्च 2012 75% of stock sold. The company wants to disclose closing stock at 10 lakh. The expected sale value is 11 lakh and the commission at 10% on the sales is payable. Advise what the correct closing stock. देखो 10 लाख का सामान बचा हुआ है, कितना का 75% बेच दिया है, 40 लाख का 75% निकाला तो 300 मतलब 10 लाख का सामान बचा है, करेक्ट। जिसको अगर हम लोग सेल्स वैल्यू देखें तो उसका सेल्स वैल्यू निकल रहा है 11 लाख रुपए, कितना निकल रहा है 11 लाख रुपए, लेकिन हमको पता है हमको कमीशन 10% देना पड़ेगा, तो तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या सही रेट होगा? क्या सही रेट हो? कह रहा है कि एज पर ईयर टू रिवाइज द वैल्यूएशन इन्वेंट्री, इट इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट द कॉस्ट और नेट रिलायबल वैल्यू। 11 लाख में से तो आपको 10% देना पड़ेगा, 1,10,000 यानी 9,90,000 बचा और 10 लाख, दोनों में से कम कौन है? क्या जाएगा 9,90,000। तो दिक्कत है आपका in a production normal waste is 5% of input, 5 meter of input were put into the process resulting the wastage of 300 meter, empty meter है लिखा ना, cost per meter of input is 1,000, the entire quantity of waste is on stock at the year and listed with the reference to the accounting standard, how you will value the inventory in this case। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में नॉर्मल वेस्ट हो रहा है 5%, कितना 5%, आप टोटल 5,000 मीटर कपड़ा यूज किया प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। पुट इनटू द प्रोसेस जनरेटिंग वेस्ट 300, कितना हुआ है 300 मीटर, कॉस्ट पर मीटर ऑफ यूनिट इज 1,000, पर पे 1,000 है। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द एंड, कितना होगा 5.5 टोटल वेस्ट दिया है वो, टोटल 5,000 था, 5,000 का 5% कितना होता है 250, तो कितना दिया है ज्यादा कितना हुआ है 50। देखो इन द नॉर्मल वेस्ट 250 मीटर एंड नॉर्मल 50, द कॉस्ट ऑफ 250 विल बी इंक्लूडेड इन द डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्ट 500 इंटू जो भी तुम्हारा रेट आएगा, ठीक है, वो रेट नीचे दिया हुआ 52,632 will be charged to the profit and loss statement, cost per meter, the normal quantity is 4750 meter, टोटल कितना था तुम्हारा 50 लाख डिवाइडेड बाई 47,000, सॉरी 4750 पर मीटर का रेट आ गया, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इतना। मतलब ये नहीं ना नॉर्मल लॉट से जो वो कंज्यूमर से लेता है नॉर्मल लॉट क्लेम चार्ज, तो इतना कर सकते हैं, ना करते हो तुम ऐसे देखो, क्वेश्चन है ना, कितना पीस खरीद के लाया था, पर पीस कितना था 1,000, टोटल कितना हो गया 50 लाख, तो ये हो गया क्वांटिटी रेट अमाउंट परचेज किए थे, करेक्ट।
नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 250, जो कि एट ए रेट ऑफ 5% बोला था। और नॉर्मल लॉस में हम लोग क्या नहीं घटाते हैं? अमाउंट नहीं घटाते हैं, ठीक है। तो अब कितना हो गया? 475057 डिवाइड करो, तुमको यहाँ पे एक रेट मिल जाएगा। 1052.6 एक सेकंड, बहुत कुछ हो जाएगा। 1052.6 और एक्चुअल में लॉस हुआ कितना? 300। तो 250 के लिए तो हम प्रिपेयर थे। 50 मेरा एक्स्ट्रा लॉस हो गया, ये कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। उसका रेट कितना? 1052.63 मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 52 हो गया। कोई दिक्कत है आपको? अब जरा इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 4700, और इसमें से 50 लाख में से इसको घटा देंगे। का 4947 ये आ रहा है क्या? हाँ, देखो कंसाइनमेंट में जैसे कर दिया कोई दिक्कत? अब नॉर्मल लॉस में बस क्या रखना है कि हम लोग का क्वांटिटी माइनस अमाउंट माइनस नहीं होता है, और नॉर्मल लॉस में हम लोग का अमाउंट माइनस नहीं होता है, और एबनॉर्मल लॉस में हम लोग का अमाउंट भी माइनस होता है। अब हमारा क्वांटिटी अमाउंट दोनों माइनस हो। हाँ, तो क्वांटिटी तो कैसे ही माइनस होगा दोनों में? You are required to calculate inventory per kg of the finished good. Direct material, direct labor, direct variable overhead, production over fixed production charges for the year on the normal working capacity of 2 lakh kg is 20 lakh 4000 kg of finished goods are in stock in the year at the end. Question क्या ध्यान कर रहा है? You are required to value the inventory per kg of finished goods consisting of material 200, direct labor 40 और direct variable overhead है 20, fixed production charges for the year on the normal working capacity 2 लाख kg is 20 लाख रुपया, 4000 kg of finished goods are in stock. क्या हो गया इसका? मटेरियल 200, डायरेक्ट लेबर 40 और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड कितना है मेरा? 20। प्रोडक्शन ओवरहेड मायने रखता है। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या था? फिक्स कॉस्ट इकट्ठी रेट चेंज नहीं होगा। तो भैया 20 लाख डिवाइडेड बाय कितना बना देते? 2 लाख 10, जैसा आप 18 लाख वाला केस किया था ना, 10 यहाँ पे 10 लिखे 70, 270 यानी कि 4000 इंटू 270 टोटल हो जाएगा 10 लाख 30,000। कोई दिक्कत है तुम्हें? अच्छा, ये 4% ब्रोकरेज वाला वो सब ठीक है। ये मीटर वाला सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है। ये देखो 7 नंबर मिस्टर को give the following information relating to the item forming a part of the inventory as on the 31st March. His factory produced product X using material A. प्रोडक्ट क्या बना रहा है?
एक्स मटेरियल यूज क्या हो रहा है ए, बात सुन रहे हैं? आगे क्या बोल रहा है 6 यूनिट ऑफ मटेरियल ए, 6 यूनिट ऑफ मटेरियल ए परचेज कितना है, परचेज क्या है 1 रुपया, सॉरी 120 रुपया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 90, याद है फादर का रिप्लेसमेंट कॉस्ट को बताया खरीद के लाए 10 रुपया में, रात तक दाम 8 रुपया हो गया, अब जाके हम वापस देंगे हमको 8 ही रुपया देगा 2 रुपए। 90 लेंगे। हाँ, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 90। 500 यूनिट्स ऑफ फिनिश goods in the process of producing X and next incurred till the date. Those who start per unit. This unit can be finished next year by incurring the additional cost of 60. इसमें से 5 यूनिट अभी अंडर प्रोसेस है, ठीक है, अभी तक 260 लगा है, अगला साल और पैसा लगेगा। 1500 यूनिट जो फिनिश गुड्स बन के तैयार हो चुका है उसका 320 रुपया दाम है, और हम लोग एक्सपेक्टेड करेंगे माल बिकेगा केवल 300 रुपया में। बनाने का खर्चा पड़ जाएगा 320 और बेचने कितना में 300 में। इसको कैसे बनाएंगे देखो, आंसर दिया है क्या? हाँ ऐसे नीचे दिया है। तब तो बनाना। हाँ एक 20, 260, 320 फिनिश गुड्स 300 रुपए से ज्यादा में नहीं बिकेगा, है ना। अगर यहाँ पे लिखा डलता 320 के जगह 350 में बिकेगा तो 320 है। ये तो उसी टाइम 120 में खरीद के लाया था, 90 हो गया था, तो 90 रुपए करके मल्टीप्लाई करेंगे 260 से 240। इस तरह से। जब सामान पूरा कंप्लीट हो जाए तो कितना में बिकता है, जो कंप्लीट हो जाए 320, बिक कितना में रहा है 300। तो एस्टिमेटेड लॉस पर यूनिट कितना हो रहा है। अगर सामान को बिना पूरा बनाए, सामान को बिना पूरा बनाए अगर उसको बीच में बेचते हैं यानी कि WIP पे बेचते हैं तो उस वक्त भी मेरा एस्टिमेटेड लॉस कितना होगा पर यूनिट 20 क्या आ जाएगा 240। सबका जो लोअर होगा उसी यूनिट को मल्टीप्लाई करके बेच दिया, तो दिक्कत इसमें। फिर जो लॉस हो रहा है उसको पीएम में चालू कर दूंगी। हाँ